नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका सवाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं आज खास मुलाकात। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। बिल्कुल हर दिल अजीज चेहरा है वो, आप बखूबी जानते हैं। शाहनवाज हुसैन की मैं बात कर रहा हूं। शाहनवाज हुसैन जो न सिर्फ अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं और शायद यही वजह है कि वो बीजेपी के कौमी तर्जुमान भी हैं काफी लंबे अरसे से, साबिक मरकजी काबीना वजीर भी हैं और पार्टी के सीईसी मेंबर भी हैं और बहुत सारे एजाज़ात के साथ जुड़े हैं। तो शाहनवाज हुसैन से आज हम खास तौर से मुलाकात और बात करेंगे। जो सवालात नाज़रीन आपके दिलों में हैं, कोशिश होगी कि उनकी नुमाइंदगी मैं कर सकूं। शाहनवाज साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज 18 उर्दू पे बुलाया है। काफी दिन के बाद मैं न्यूज 18 उर्दू पर आया हूं और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग आपका न्यूज 18 उर्दू पूरी दुनिया में देखा जाता है और ऐसी तो खबरें आती हैं, लेकिन इंटरव्यू बहुत दिनों बाद हो रहा है। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद भी हम देना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम जो हमारे नाज़रीन उनके जानिब से। हालांकि ईद वैसी नहीं रही जैसे गुज़िश्ता सालों में हुआ करती थी। ईद कैसी रही शाहनवाज हुसैन साहब, क्या कहेंगे इस पर सबसे पहले? नहीं, आप जानते हैं कि हर साल ईद मैं दिल्ली में करता हूं और ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के मौके पर मैं सुपौल जाता था जी। लेकिन ईद पर मेरे घर 99 से हर साल दावत होती थी और हर पार्टी के लोग आते थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो भी आते थे और पूरे देश के लोगों को मैं बुलाता था बिना, क्योंकि ईद के दिन तो सब गले लग जाते हैं। तो ईद की बड़ी पार्टी होती थी, हमारे पार्टी के भी सब लीडरान आते थे। लेकिन इस बार क्योंकि लॉकडाउन था तो ईद में न मैं किसी के यहाँ गया न कोई मेरे घर आया। गले किसी से मिले कि नहीं? ईद हुई। शाहनवाज साहब जी, किसी से गले मिले कि नहीं? अपने बच्चों से मिले, अहलिया से मिले, और किससे मिलते? घर में तो जो हमारे बेटे जी आए हुए थे, उन दोनों से गले मिले और अहलिया, हम लोग बस आपस में मिलकर ईद मिले। चलिए ठीक है। ये लगभग यही तर्ज अमल पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में इसी तरह से रहा है। असल में इन हालात के लिए ये जो हालात बने हैं वो है कोरोना की वजह कर। लेकिन शाहनवाज साहब, सबसे पहले मैं अब ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो पहला साल मुकम्मल किया है एनडीए 2 ने, एनडीए की जो दूसरी मियाद चल रही है उसका पहला साल मुकम्मल हुआ है। इसी पहले साल में जाहिर है हुसूलियाबियां भी रही होंगी जो आप गिनाएंगे बखूबी अभी, लेकिन कुछ उसमें बहुत सारे ऐसे भी मामलात या ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं जो अभी हम जिनसे दो चार भी हैं, इसे भी हम भूल नहीं सकते। तो ये पहला साल कैसा रहा आपकी नजर में? क्या चैलेंजेस था जिसको आपने अबूर किया पहले साल में? ये सही है कि पहला साल अगर कहेंगे तो ऐसे तो आप ये देखें कि ये हमारा छठा साल है एक तरह गवर्नमेंट का, कंटिन्यू कर रही गवर्नमेंट, और मोदी 2.0 का ये पहला साल। और इस साल में क्योंकि कोई भी जश्न हमने मनाया नहीं, क्यों पेंडेमिक चल रहा है, इतना कोरोना वायरस का कोविड-19 का खतरा है, इसमें जब कोई त्योहार नहीं मनाया गया तो जश्न कैसे मनाया जाता। लेकिन ये सही है कि ये एक साल हिंदुस्तान की तारीख में सोने के हर्फ से लिखे जाएंगे, क्योंकि ने एक बड़ा काम किया कि पूरे मुल्क को एकजुट किया है, एक किया है, धारा 370 खत्म की है। हम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम है जो मजहब के नाम पर सताए गए थे, उनको बहुत दिनों से यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिली थी और वो बहुत दिनों से रह रहे थे। मैं कश्मीर की कमेटी में था, राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, रविशंकर जी, नड्डा जी और मैं और माया सिंह जी उस कमेटी में थे। तो हमने बहुत दौरे किए थे कि वो बहुत से लोग थे जो पाकिस्तान से आए, दिल्ली आ गए तो उनको सारे हक मिल गए, और जो जम्मू कश्मीर में रह गए उनको सारे हक चले गए, और उनको यहाँ तक के सेंट्रल में वोट का राइट था, स्टेट में वो भी राइट नहीं था। तो वो उन सबको हकूक दिया गया। और मैं मानता हूं कि जिस तरह की हम लोगों ने इस साल में बहुत सारी कोशिशें की कि इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए एकजुट बनाया जाए, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी
शरारतें भी हुई, क्योंकि इस मुल्क में बहुत से लोग हैं जो जिद पे अड़े हैं, उनको हम जो भी करेंगे उसमें खामियां दिखती हैं जी और उसको लेकर बहुत गलतफहमी भी पैदा की गई। आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर ऐसी गलतफहमी पैदा की गई जैसे लगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को की नागरिकता चली जाएगी और सिटीजनशिप चली जाएगी। वो कहीं नहीं होने वाला है। जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ था तो जिन लोगों को जाना था मुल्क को छोड़कर वो चले गए, जी जो हिंदुस्तान में रह गए उनको कोई भी सरकार उनकी नागरिकता नहीं ले सकती। यानी भारत के संविधान में कहीं पर भी किसी की नागरिकता लेने का अधिकार नहीं, नागरिकता देने का अधिकार तो है। जो ठीक है शहबाज साहब, मैंने एक साल की हुसूलियाबियों को जो जिक्र किया है या सवाल पूछा है तो उसमें आप खास तौर से इसका जिक्र कर रहे हैं कि CAA या उससे जुड़ी ये सारी बातें हैं, NRC है, NPR है, तो आप सीए को कह रहे हैं कि सही है, लेकिन इस पर सवाल बहुत उठे और पूरे मुल्क में लगभग इसके खिलाफ आवाज उठी है और किसी एक का ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप ने इसके खिलाफ आवाज उठाई हो किसी के बहकाने पर, लेकिन ये आपका अपना तजिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि किसी को आप लाइए उसका वेलकम हम करते हैं, लेकिन किसी और को हम लाने नहीं देंगे या किसी को लाएंगे किसी को नहीं लाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे थे। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं तो आप और क्या गिनाएंगे हुसूलियाबियों में? नहीं, देखिए, एक साल की उपलब्धियां बहुत सारी हैं और उन उपलब्धियों को अगर मैं वो देखूं कि हमने आतंकवाद पे लगाम लगाने का काम किया, हमने ये CBS बनाने का काम किया, आर्थिक सुधार में हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। हमने जो कोरोना पेंडेमिक का वक्त आया तो 1,70,000 करोड़ हमने देने का काम किया गरीब कल्याण के लिए और हमने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज भी अनाउंस किया जो हमने आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आप जानते हैं कि इस मुल्क में कोरोना के वक्त में सबसे बड़ा काम तो यही हुआ कि हमने कोरोना को कैसे हराना है उसके लिए भी हमने काम किया। हम लोगों ने बहुत बड़ी जो सरकार की उपलब्धि रही कि इस मुश्किल हालात में भी मुल्क को हमने एक सही रास्ते पर रखा। थोड़ी मजदूरों को लेकर दिक्कत हुई है, मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जहां हमारे सामने उपलब्धियां हैं वहां एक बहुत बड़ा चैलेंज भी, चुनौती भी आई और वो चैलेंज था कि कोरोना पेंडेमिक के वक्त में कैसे हम मुल्क के लोगों का ध्यान रख सकें। लेकिन शहबाज साहब सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन नाफिज किया गया उन दिनों में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसके मामले बहुत कम थे और अब जबकि हर दिन ऐसा गुजर रहा है जब 5,000 से ज्यादा, कभी 6,000 कभी 7,000 मामले पूरे मुल्क में 24 घंटे के अंदर आ रहे हैं, तब ऐसे हालात में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, रियायत दी जा रही है, क्या यह कदम सही है? नहीं, देखिए, मैं एक बात आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं कि दुनिया के जो 15 ऐसे मुल्क हैं जिनको मिला लें, जो टॉप 15 मुल्क जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनकी आबादी करीब 135 करोड़ है और भारत की आबादी 137 करोड़ है। और इसमें अगर आप देख लें तो नीति आयोग के जो मेंबर हैं, जो एक ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, VK पॉल साहब, उन्होंने उनका जो अध्ययन है वो कहता, जो उनकी जानकारी है वो कहती है कि अगर हमने सही वक्त पे लॉकडाउन न किया होता और जल्दी में न किया होता तो अभी ये तादाद 29 से 37 लाख होती और करीब करीब उस मुकाबले में रेशियो में अगर देखें तो 78,000 के करीब मौत होती अगर उन मुल्कों से तुलना करें। नहीं, लेकिन बात यहां पर है कि हम खुद अपने से तुलना क्यों ना करें। हम ये देख रहे हैं कि आज से 1 महीने 2 महीने पहले जो तादाद थे, मैंने आपको बताया कि हर दिन गुज़िश्ता आप एक हफ्ते का आंकड़ा देखिए अगर, तो हर दिन 4,000 से ज्यादा, 5,000, 6,000, 7,000 यानी 7,000 में केसेस बढ़ रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कई बार कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क अभी गालिबन नहीं है जिसने लॉकडाउन तब उठाया हो जब केसेस तेजी से बढ़ रहे हो, बल्कि लॉकडाउन तब उठाया गया है जब केसेस कम हो रहे हो। तो क्या यहां पे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास तरह की हिकमत अमली है या आने वाले दिनों में कुछ और इसमें नई तर्ज अमल नया सामने आ सकता है हुकूमत की तरफ से? नहीं, मैं इसलिए बता रहा था कि पूरी दुनिया में जहां अगर आप इसको मई या जून के महीने में ले लें, मई के महीने में 20 मई तक तो पूरी दुनिया में 3.13% था मरने वालों की तादाद। इससे भारत ने उसको करीब 2% के करीब लाके खड़ा किया है।
कोरोना पेंडेमिक से ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से इसका तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में इसी तरह ये बीमारी वैसी है, और जिन लोगों ने लॉकडाउन किया उस लॉकडाउन का उनको फायदा भी हुआ है, जिन्होंने देर किया उनको नुकसान भी हुआ है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है और जहान भी है, तो हमें अभी जो बढ़ने की तादाद आप 7,000 कह रहे हैं, वो जो रेट है पहले वो रेट बहुत, और जगह जो अगर एक दिन में है तो पहले 3 दिन में डबल होता था, अब वो पूरी तादाद डबल नहीं हो रही है, 7-8 हजार आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि हम वो टेस्ट भी कर रहे हैं और तादाद जो है वो डबल नहीं करने दे रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। कि एक बात ये कही जा रही है कि ये जो लॉकडाउन नाफिज किया गया पहले बिना ज्यादा वक्त दिए और अनप्लान तरीके से किया गया, और शायद इसीलिए जो मईशत है उसका चक्का जो है रुकने लगा, मजबूरन सरकार ने अब इसे खोलने की कोशिश की है या खोलने की तरफ जा रहे हैं। क्या ये समझा जाए, ये जवाब होगा आपका इस बारे में? नहीं, ये राय हो सकती है, ये सवाल नहीं है। ये मैं मानता हूं कि ये कहना कि बिना प्लान के बंद किया गया ये गलत है, क्योंकि पूरे एक्सपर्ट की राय लेकर प्रधानमंत्री को ने पहले कहा है कि 1 दिन का भारत बंद कीजिए, आगे वो चेन टूटे, और फिर एक्सपर्ट ने कहा कि इसको तुरंत करना होगा, इसमें एकदम देरी नहीं। तो पहले तो हमें लगा कि हम 21 दिन में इस चेन को तोड़ देंगे, लेकिन अभी जब इतने ज्यादा तादाद में मरीज जो है उनकी शनाख्त हो रही है, आपने देखा ट्रेनों में, बसों में, हाईवे पर किस तरह से मजदूर जो है बिल्कुल पलायन कर रहे हैं, माइग्रेशन उनका हो रहा है, भूखों मर रहे हैं। 140 से ज्यादा लेबरर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है अलग अलग जराए से कि मौत हो चुकी है, ट्रेनों में कईयों की मौत हो चुकी है। खुद बिहार की एक तस्वीर थी, आपने देखी होगी कि प्लेटफॉर्म पे कैसे एक बच्चा जो है अपनी उस माँ के साथ वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है जो उस दुनिया में रही भी नहीं थी। और ये सवाल कई बार आया है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने करीब 60 लाख लोग, अभी तक 60 लाख के करीब तादाद है जो भेजा है। उसमें आपको पता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन होती है कहीं भी जी, तो उसमें इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं जो दुखद है। हम उसको लेकर हमें दुख भी है जितना आपको है या आपके नाज़रीन। अच्छा, क्या ये लग रहा है कि जो अपोजिशन जो सवाल उठा रहे हैं, और वैसे साहब बार बार कह रहे हैं कि 1 साल पूरा हो गया, आप खुश किस बात पे हो रहे हैं, 40 साल में जीडीपी का जो हाल नहीं था वो अब हो गया, तो उसमें खुशी मनाने की क्या बात है? बहरहाल, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे है कि क्या एक ऐसा मौका है ये कि जहां पर अपोजिशन पार्टियों को अभी कॉन्फिडेंस में लेकर एक हिकमत अमली बनाने की जरूरत है? क्या ऐसा मौका है? देखिए, ओवैसी साहब तो एक आध इंटरव्यू देते रहते हैं, जिन चीजों से मुल्क को नुकसान होता है, मुल्क के बारे में कुछ भी निगेटिव बोलना हो तो वो तो उनकी आदत है, लत है उनको बोलने की, और ये बताने की चाल हमारी जीडीपी ऐसी हो गई। नहीं, जीडीपी एक चीज होती है नेगेटिव, एक होता है फैक्ट। फैक्ट तो ये है ना, नहीं फैक्ट तो है ही। फैक्ट तो हम मानते हैं कि अभी लॉकडाउन में पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसमें हमारे हालात जीडीपी में बेहतर हैं, और दुनिया से, पूरे दुनिया में जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री है उससे ज्यादा बेहतर है। सिर्फ तंज कर देना और ये इंतजार करना कि कोई ऐसी कमी रहेगी जिसकी आलोचना करें, कांग्रेस पार्टी की भी आदत है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसी तरह की बातें कही है। लेकिन हम लोगों ने ये कहा है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, ये इस मुल्क को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, बताइए आप, आपके नाजरीन सुन रहे होंगे। लेकिन शहबाज साहब, ये भी आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ी कमियां या लूप होल्स रह जाती हैं कि ये कहना अच्छा लगता है कि 20,000 या 20 लाख करोड़, लेकिन जिस तक पहुंचना चाहिए रकम, जब तक जितनी जल्दी या जितना पहुंचना चाहिए वो कितनी जल्दी पहुंच पाता है और कितना पहुंच पाता है और कितनों को पहुंच पाता है, ये हम सब वाकिफ हैं इससे। मेरा सवाल ये था कि क्या ये वक्त है कि अपोजिशन जो बार बार आलोचना कर रहा है जैसा आप कह रहे हैं, तो उसके साथ मिल बैठ कर कोई हिकमत अमली तैयार की जाए? कोई जरूरत नहीं है उनके साथ, उनका काम है सिर्फ मुल्क के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ बोलना। अगर आप ये कह दीजिए, अगर आप भी कह देंगे कि नहीं 20 लाख करोड़ ऐसे ही है, तो पैकेज को वापस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है जनाब। 5 दिन निर्मला सीतारमन ने अगर प्रेस की है तो हम सारे तर्जुमान और 15 मिनिस्टर बैठकर 3 घंटा हमारी ब्रीफिंग हुई है। हम जानते हैं एमएसएमई सेक्टर में कितने लोगों को लोन मिलता था, सरकार ने गारंटी दी है उसके अंदर। हमने आपसे कहा कि कितने पीपीई किट बनते थे हिंदुस्तान में, कितने वेंटिलेटर बनते थे, कि ये सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत में अब बनने लगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि
हम लोगों ने पैसा किसानों के खाते में देने का काम किया, जी। जनधन खातों में देने का काम किया। जी। आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन दे चुकी है, और 3 महीने का और राशन 5 किलो चावल 2 किलो दाल ये देने वाली है, और हम 80 करोड़ लोगों को पहुंचा रहे हैं। हमने जो महिलाएं हैं उनके खातों में हर महीने 500 रुपए जमा करने का ये काम 5 किया। किलो चावल 2 किलो दाल किसी एक फर्द को या एक फैमिली को? 80 करोड़ फैमिली नहीं होती, फर्द होता है। जी, तो उसको ये मतलब महीने का है? जी जी जी, बेहतर। चलिए थोड़ा सा कुछ सवाल और करते हैं शरावत साहब। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बातें हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं। एक सवाल ये था कि बॉर्डर पर थोड़ी हलचल है, और वो अब पहले तो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो सब लोग वाकिफ हैं, अभी एक और पड़ोसी मुल्क है उसके लिए उसकी कुछ ऐसी कारस्तानियां हो रही हैं। ऐसे में हमारे नाज़रीन को आपकी तरफ से क्या एक मैसेज जाएगा, कितनी मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं इसका? किसका? लद्दाख में जो सरहद पे कुछ हलचल चल रही है, इसको लेकर कितनी मजबूती से हम इसका मुकाबला कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये कह दूं कि जो भी मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं जो सुन रहे हैं, उनको ये पूरा एतमाद दिलाता हूं जी कि ये 61 का 62 का भारत नहीं है, ये आज मोदी के दौर का भारत है। हम चाइना के सामने भी मजबूती से खड़े हैं, और इन चीज़ों को हम डिप्लोमेटिक तरीके से हल करेंगे। सेना और डिप्लोमेटिक तरीके से हमारी बातचीत हो रही है, जरूर इसको हल किया जाएगा। लेकिन अब वो चाइना है ना हम वैसा हिंदुस्तान है। इसलिए चाइना से जो हमारे जो अभी एक डेडलॉक बना हुआ है, पहले भी डोकलाम में था, उसको हल किया था, लेकिन अभी भी जो ये मामला बना है इसको जरूर हल करेंगे। इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जी शरवाल साहब, बिहार से आप बिलोंग करते हैं, आपने शुरू में ही कहा कि ईद मनाने के लिए मैं सुपौल जाता हूं, तो अब बिहार जो है वहां पर अनकरीब जो है वो इंतखाबात होने हैं। क्या हमारे नाजरीन ये जान पाएंगे कि शाहनवाज हुसैन साहब को बिहार में पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, या फिर ये कि आप किस तरह से आने वाले इंतखाबात को बिहार में देखते हैं? वहां पर एक नीतीश कुमार का चेहरा है जो बीजेपी के नहीं है। नहीं, देखिए, बिहार में हमारा अलायंस है, और नीतीश कुमार जी की क़यादत में ही चुनाव लड़ेंगे। और मैं कहीं भी चुनाव होता है तो मैं एक स्टार कैंपेनर की तरह रहता हूं, क्योंकि बिहार है, हमारा स्टेट है, और मैं वहां तो जरूर अपनी सरकार लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, और बिहार में हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जेडीयू, लोजपा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। और वहां पे आज अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ एकाक बयानबाजी करते हैं, और सबका एतमाद नीतीश कुमार जी पे है। जी क्या बिहार में अभी वो वक्त नहीं आया है कि बिहार में पार्टी अपने आप को ज्यादा मजबूत महसूस करे और खुद अपने दम पर आगे चुनाव लड़े? नहीं, जब हमारे पास एक अच्छा अलायंस है तो अपने दम पर लड़ने की उसमें कोई हमने तय नहीं किया है। हम अलायंस के जरिए कई जगह हम अलायंस में आगे जाते हैं, कई जगह अलायंस में नहीं जाते। जैसे बंगाल में हम अपने दम पे लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। बिहार में हमने अलायंस किया है तो ईमानदारी से अलायंस का जो हमारा अलायंस है उसका हम उस पर पूरी तरह अमल करेंगे, और नीतीश कुमार के क़यादत में ही बिहार में चुनाव में जाएंगे। चूंकि अलायंस जो है वो बहुत अच्छा अलायंस होने के बावजूद खासतौर से बीजेपी ने आपकी पार्टी ने महसूस किया है हालिया कुछ सालों में कि तल्ख तजुर्बात रहे हैं। हम एग्जाम्पल उसका महाराष्ट्र को ले लें, या फिर हम उसका एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर को ही ले लें, तो क्या ऐसा लगता है हमारे नाज़रीन, क्या ये समझे कि पार्टी अभी थोड़ा फूक फूक पर कदम बढ़ा रही है? बिहार में अभी वो हालात नहीं है कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े? नहीं, हालात का सवाल नहीं है, हमारे कमिटमेंट का सवाल है। हमने एक बार ये कमिटमेंट कर दिया कि हम अलायंस में ही चुनाव में जाएंगे, तो हम अलायंस में जाएंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पर पूरी तरह से
खड़ी है। कल ही अमित शाह जी और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट नड्डा जी ने भी ये ऐलान किया है। मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ, इसलिए आपको भी ये बता रहा हूँ कि हम वहाँ अलायंस के नीतीश कुमार जी की क़यादत में ही चुनाव लड़ेंगे। जी, आपकी कोई बड़ी जिम्मेदारी, आपको कोई बड़ा रोल, जो कि काफी दिनों से आपने पार्टी की तर्जुमानी तो की है, लेकिन जो एक रोल प्ले करते हुए लोग देखना चाहते हैं वो नहीं हो पाया है। आप इत्तेफाक से कहीं वजारत में नहीं रहे, काफी लंबा अरसा गुजर गया, क्या कुछ कसक आती है दिल में? नहीं, मैं हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है कि हमें जिम्मेदारी दी नहीं है। मैं तो 32 साल की उम्र में ही कैबिनेट मिनिस्टर बन गया था, 6वीं, लेकिन उसके बाद वो सफर थम गया। और वो थम नहीं गया। हमारी पार्टी में बहुत से लोग हैं जो पार्टी में काम करते हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं पार्टी में काम कर रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी की जो सबसे हाई पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो तय करती है सारे मामले को, जो उम्मीदवार तय करती है, उसमें पिछले 5 टर्म से मैं उसका मेंबर हूं। और ऐसे जिसके अंदर सिर्फ 10 लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं, नड्डा जी हैं, वहां पर मैं एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। हमारे यहाँ सत्ता की राजनीति नहीं होती। कुछ लोग सरकार में काम करते हैं, कुछ संगठन में करते हैं, और मैं संगठन में काम कर रहा हूं। पार्टी ने मुझे अपना पार्टी का चेहरा बना के तर्जुमान बना रखा है। और क्या जो आपके वेल विशर है वो आपको सरकार में दोबारा नहीं देखेंगे? पता नहीं कौन से मेरे वेल विशर हैं, किसी ने मुझे फोन तो किया नहीं है। आपके नाजरीन में कोई हो तो बताइएगा मुझे, अगर कोई कमेंट आएगा तो। इतना इत्मीनान तो आपको होना चाहिए शाहनवाज साहब। बहरहाल, आप क्या कभी ख्वाहिश होती है कि आप बिहार के वज़ीर आला बने? नहीं, कभी ऐसा ख्वाब हमने देखा नहीं। और हमारे बारे में जो कुछ तय करना है, हमारी पार्टी को तय करना है। हमारे ख्वाहिश से क्या होता है? अगर हम ख्वाहिश भी करें तो ये तो एक तो खुदा ऊपर और नीचे हमारी पार्टी को फैसला करना है। तो इसमें हमने इस तरह के ख्वाब नहीं देखे हैं। जो ख्वाब नहीं देखे थे वो भी खुदा ने पूरे किए हैं। तो फिर भरोसा खुदा पे ही है कि वो जहां रखे वो अच्छे से रखे। और कितने लोग होते हैं जो हमारी उम्र में मुकाम पे पहुंचते हैं, तो खुदा का बहुत शुक्र है कि उसने बहुत नवाजा है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि ख्वाब देखना चाहिए, क्योंकि जब हम ख्वाब देखेंगे तभी उसकी तकमील की कोशिश करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने खुद भी भारत के सदर बनने का ख्वाब नहीं देखा था। मेरी उनसे जाती बातचीत हुई इस पे जी। जब वो सदर नॉमिनेट, तब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था और सिविल एविएशन मिनिस्टर था। जब उनका नाम तय हुआ था तो एयरपोर्ट पर उनको लाने की जिम्मेदारी, जब वो आए थे एक नॉर्मल फ्लाइट से, तो मैं ही गया था उनको लेने के लिए। और जब उनका फ्यूनरल भी हुआ था, जब तदफीन हुआ था, तब भी सरकार, उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर थे, उनके साथ मैं तब भी वहां उनके तदफीन में शामिल हो गया था। मैं आपको बता दूं, वो ख्वाब अपने लिए देखने के लिए, अपने मुल्क के लिए जरूर देखना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बने, लेकिन अपने लिए तो खुदा पे छोड़ना चाहिए और पार्टी पे छोड़ना चाहिए। पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। चलिए, अब एक सवाल है, वो यही है कि 1 साल गुजरा एनडीए 2 का, पहला साल गुजरा, ठीक है, उसूलियाबियां अपनी जगह पर है, आलोचना जो हो रही है उस पर जो सवालात कर रहे हैं अपोजिशन, वो अपनी जगह पर है। हमारे नाजरीन जो है, हमारे जो देश के अवाम है, वो भी समझदार है, वो भी समझती है कि किसे सही समझे। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं कि आगे क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? क्या ये जो कोरोना पैंडेमिक, ये जो वबा है, ये बहुत सारी चीजों को बदल कर रख देगा? क्या चैलेंज है आगे? बदल गई है दुनिया, ये बात आप मान लें जी। कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए देखिए, कोरोना पेंडेमिक ऐसा है जो बड़ा सेकुलर टाइप की बीमारी है। ना ये मुल्क देखता है, न ये जात मजहब देखता है, न रंग देखता है। तो ये नहीं है कि हिंदुस्तान में कम क्यों है और यूरोप में ज्यादा, डेवलप कंट्री में ज्यादा क्यों हुआ, ये भी नहीं देखता है। तो ये बहुत बड़ी वबा है, इससे हम सबको लड़ना है और हम लड़ रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत बदलेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चैलेंजेस हैं और जो चुनौती है, उसको अवसर में हम लोग बदलेंगे। क्योंकि भारत में हम लोगों ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, यानी खुद पर यकीन का भारत बनाने का एक मौका भी है कि हम जो बहुत चीजों में डिपेंड हैं दुनिया पे, उसकी जगह हम अपने मुल्क में ही
चीजों को बनाएं। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी आबादी मिलजुल कर रहती है और इतने इत्तेफाक के साथ हम लोग रहते हैं, इतना इत्तेमाद है मुल्क के लोगों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन साहब न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत के लिए। और नाज़रीन, खास मुलाकात में शाहनवाज हुसैन ने एक बहुत अच्छी बात ये कह दी है जाते जाते कि चैलेंजेस तो बेशक होंगे, वो इनफरादी सतह पर भी होंगे, हमारे आपके सामने भी होंगे और पार्टी या फिर एनडीए है उसके सामने भी होंगे। का कहना है कि चैलेंजेस को अवसर में यानी अच्छे मौके में तब्दील करना है, यही हुनर है जिंदगी जीने का। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। शादी का ख्याल